मैं कपिल कांत शर्मा एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विद कपिल पर बहुत स्वागत करता हूं। पैट 2021 के लिए फॉर्म जो भरने शुरू हो चुके हैं और जो सिलेबस आया है उसके हिसाब से अब आपको तैयारी पर लग जाना चाहिए। देखिए, कोरोना चल रहा है, लेकिन कोरोना का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी तैयारी को बस्ते में बांध कर रख दें, क्योंकि अगर फॉर्म आया है तो ये निश्चित है कि आपका एग्ज़ाम होना है, और एग्ज़ाम कब होगा ये निश्चित नहीं है। अभी यहाँ एग्ज़ाम होना है ये निश्चित है, लेकिन कब होना है ये अभी कंफर्म नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कोरोना चल रहा है। और जैसे जैसे अब कोरोना की रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ी है, उससे आशा की जा सकती है अगले कुछ समय में आपको इस बात की भी जानकारी दे दी जाए कि आपका एग्ज़ाम कब हो। लेकिन हमें क्या करना है, हमें अपनी तैयारी को धीरे धीरे लेकर चलना है। पैट 2021 में बहुत सारी वैकेंसी के लिए जो फॉर्म अप्लाई होंगे उनके लिए प्री पेपर होगा। ये इनमें मैं समझता हूँ कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो इसको आसानी से क्लियर कर लेंगे, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो इसे पास करने में भी अपना जोर आजमाइश करें और कई बार उन्हें असफलता भी हासिल हो सकती है। तो उससे बचने के लिए हमें क्या करना है भाई, तैयारी में लग जाना है। बहुत ज़्यादा मुश्किल आपका एग्ज़ाम नहीं आना, क्योंकि ये हाई स्कूल बेस्ड एग्ज़ाम है, और हाई स्कूल बेस्ड एग्ज़ाम है तो उसी हिसाब से हम आपके लिए क्वेश्चन उठाकर लाएंगे, कराएंगे सारे सब्जेक्ट। लेकिन स्टार्टिंग कर रहे हैं हम किससे, मैथ से, अंगणित से। आपके अंगणित में उन्होंने टॉपिक क्या क्या दिए, सिलेबस के हिसाब से ही हमने ये टॉपिक लिखे हैं। आप भी वो सिलेबस देख सकते हैं। अगर वो सिलेबस चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप में हमारे जुड़ जाइए सक्सेस विद कपिल पर, और वहाँ पर अगर आपको सिलेबस चाहिए या विज्ञापन का पूरा PDF चाहिए तो आप हमें लिख सकते हैं। अब वहाँ पर आपको उपलब्ध करा देंगे सिलेबस भी और वो विज्ञापन जो आया है वो भी, ठीक है। और उसके ऊपर भी हमने वीडियो बनाई है, अगर वो भी देखना चाहे तो वो भी आपको चैनल पर जाकर आराम से मिल जाएगी। उसे भी देखकर आप ये समझ सकते हैं कि कौन उसका फार्म भर सकता है, कौन फार्म नहीं भर सकता। लेकिन बात करते हैं सिलेबस की, अंगणित की। तो देखिए यहाँ पर क्या है, कुल मिलाकर 8 टॉपिक हम कह सकते हैं। पूर्ण संख्या की बात है, भिन्न की बात है, दशमलव की बात है। अब हमने यहाँ ब्रैकेट लगाया। ब्रैकेट का मतलब क्या है, जब सिलेबस देखोगे तो ये 3 टॉपिक, ये 3 अलग अलग टॉपिक हैं, लेकिन इन 3 टॉपिकों को इन्होंने क्या कर दिया है, एक जगह कर दिया है, एक लाइन में लिखा। मतलब इन 3 टॉपिकों में से वो कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन उठाने वाले हैं। वैसे ऐसा कोई निश्चित नहीं होता कि वो इन 3 में से एक ही क्वेश्चन उठाए, वो 3 भी उठा सकते हैं। कुल मिलाकर आपके वैसे 5 क्वेश्चन आने हैं, और 5 क्वेश्चन आने हैं तो जो एक चैप्टर माना है तो एक क्वेश्चन इसमें से आना चाहिए, एक प्रसन्नता में से आना चाहिए, एक साधारण अंगणितीय समीकरण जो चैप्टर का नाम दिया है उससे आना चाहिए, एक वर्ग एवं वर्गमूल। देखिए यहाँ घन और घनमूल नहीं लिखा है इन्होंने, ठीक है। और ना कई बार ये लिख देते हैं विविध। अगर विविध हो तो फिर हमें सारा ही करना होता है, लेकिन विविध की बात भी नहीं है। तो वर्ग तथा वर्गमूल है, घातांक एवं घात है, और औसत है। कुल मिलाकर ये आपके 8 टॉपिक हैं, 8 में से जो आपके 5 क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम उठाएंगे कौन सा चैप्टर भाई, पूर्ण संख्या का चैप्टर। पूर्ण संख्याओं को जानने के लिए सबसे पहले हमें जाना होगा किस पर, अंक पर। जो गणित की शुरुआत होती है, जो आपके मैथ की स्टार्टिंग होती है, वो कहाँ से होती है, वो अंक से होती है। एक एक चीज़ को बेसिक से जानेंगे, जिससे कि जिसने आज तक मैथ नहीं पढ़ा उसकी भी ये चीज़ें समझ में आ जाए। क्योंकि 5 क्वेश्चन हमें पार लगाने हैं, बहुत ज़्यादा हमें पार नहीं लगाने। तो आप अपना आत्मविश्वास बिल्कुल बनाए रखिए, और हम 0 से पढ़ाने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है। अंक कौन कौन से हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये कुल मिलाकर हमारे 10 अंक होते हैं, ठीक है। कितने अंक होते हैं, 10। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। अब जो क्वेश्चन जैसे बनेगा मैं वैसे ही वहीं पर लिखते चले जाऊंगा। कैसे भाई, सबसे छोटा अंक, ठीक है, सबसे बड़ा अंक और कुल अंक। तो अगर हम देखें भाई, सबसे छोटा अंक क्या है, आप देख सकते हैं 0 है, ठीक है जी। सबसे बड़ा अंक क्या देख सकते हैं आप, 9 है। और यहाँ पर अगर अंकों की बात करें तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 अंक कितने हैं, 10 हैं। 9 नहीं लगाने। कई बार क्या करेंगे बच्चे, भाई लास्ट में 9 आ गया तो 9 हो गए, नहीं नहीं, 0 भी काउंट करना है। कुल मिलाकर अंकों की संख्या कितनी है, 10 होती है, ठीक है भाई। अब ये बात हुई अंकों की। देखिए हम
मतलब उस हिसाब से लेकर चल रहे कि आपने बिल्कुल नहीं पढ़ रखा। जो बच्चे बहुत होशियार हैं वो इस वीडियो को ना देखें, वो छोड़कर जा सकते हैं, लेकिन जिन पर बिल्कुल नहीं आता वो बिल्कुल देखें और उन्हें हम पार भी लगाएंगे। इस पैट के जो 5 क्वेश्चन हैं आप 5 के 5 क्वेश्चन पूरे कर पाओगे अगर आप ये लगातार वीडियो देखते रहते हैं। एक बार में समझ में नहीं आता, 2 बार देखें, 3 बार देखें, 4 बार देखें, जब तक एग्जाम है आप कई बार देख सकते हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी आपको यहाँ पर नहीं होने वाली है। देखिए सबसे पहले अंक के बाद आती है संख्या। ठीक है, अंकों से ही मिलकर क्या बनती है? संख्या। जैसे आपने हिंदी पढ़ी है अगर आपने, तो हिंदी में एक चीज़ महसूस करी होगी कि जो सबसे पहले पढ़ते हैं हम वो पढ़ते हैं क्या? वर्ण। जो हमारा कायदा होगा ना वो उसे क्या, उसके सबसे ऊपर आप बिल्कुल फ्रंट पेज पर देखोगे, जो पहला कवर पेज होता है उस पर देखोगे तो क्या लिखा होता है? वर्णमाला, वर्णों की माला। मतलब जो ए आ कैक है ये जो है ये है वर्ण और इन्हीं की माला बन के तैयार होती है और हमारे पूरा जो है कायदा तैयार होता है। लेकिन जब वर्णों का योग करते हैं, वर्णों के योग से क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं। वर्णों के योग से क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं। इसी तरह से अगर आप जो चले जाओ अंग्रेजी में तो वहाँ पर क्या होते हैं? अल्फ़ाबेट होते हैं। वहाँ पर क्या होते हैं भैया? अल्फ़ाबेट। तो अल्फ़ाबेट वहाँ पर कितने हैं आप देख सकते हैं। अल्फ़ाबेट से अगर संयोग करा जाए अल्फ़ाबेट होगा, कई अल्फ़ाबेट होगा, तो वहाँ पर क्या बन जाएंगे? वर्ड बन जाएंगे। अच्छा, जैसे हिंदी की बात करी हमने, भाई हिंदी भी आनी, इंग्लिश भी आनी, तो उनकी भी थोड़ी थोड़ी सी जानकारी यहाँ पर देते चलें कि हिंदी में अगर वर्णों की कल बात करें, अगर तुम्हारे से पूछ ले कि एग्जाम में कि हिंदी में वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है, तो आप सभी जानते हैं, आप कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं मेरे बताने से पहले कि वर्णों की संख्या कितनी होती है। तो वर्णों की संख्या होती है भैया 52। और इसी तरह से अल्फ़ाबेट की संख्या कितनी होती है? 26। और वहाँ पर अगर हिंदी में 52 वर्ण आप सीख सकते हैं, इंग्लिश में अगर 26 अल्फ़ाबेट सीख सकते हैं, तो क्या गणित में 10 अंक नहीं सीख सकते? बिल्कुल सीख सकते हैं। तो अंकों के संयोग से क्या बनेगी? संख्या बनेगी। वर्णों के संयोग से क्या बनती है भैया? वर्णों के संयोग से बनता है शब्द। अल्फ़ाबेट के जो है संयोग से क्या बनता है? वर्ड इंग्लिश का। और यहाँ अंकों के संयोग से क्या बनेगी? संख्या। अब संख्याएं जो हैं 2 तरह की होती हैं। वैसे तो संख्याएं 2 तरह की होती हैं। मैं बहुत ज़्यादा गहराई में आपको नहीं ले जाने का, वो चीज़ पढ़ाऊंगा जो आपके पेपर से संबंधित है। पेपर ओरिएंटेड मैटर लेकर चलेंगे, ठीक है ना। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा अंदर चीज़ें नहीं बताने का, वो चीज़ें बताऊंगा जो आपके लिए ज़रूरी है। भाई संख्याएं 2 तरह की होती हैं, एक होती है वास्तविक और दूसरी होती है काल्पनिक। तो यहाँ पर जितनी भी संख्याएं हम बात करेंगे वो करेंगे केवल वास्तविक की। काल्पनिक हमारे जो है कोर्स में नहीं है, हमारे सिलेबस में नहीं है, तो उसे छोड़ देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो संख्याओं में बात करें तो संख्याओं में सबसे पहले आती है प्राकृतिक संख्या। कौन सी आती है? प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर, मतलब प्राकृतिक संख्याएं। अब क्या है, प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं, इस बारे में भी जो है बड़ा कंफ्यूजन है कि प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं। देखिए, प्राकृतिक संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिन्हें मतलब प्रकृति ने दिया है। प्रकृति ने दिया है का मतलब क्या है कि जिन्हें वो भी जानता है जो कुछ नहीं जानता। कुछ नहीं जानता का मतलब जानवर है, मतलब पक्षी है, वो भी जो है आप देख सकते हैं कि वो भी इन चीज़ों को जानते हैं। किन्हें? प्राकृतिक संख्याओं को। कैसे जानते हैं भाई? अब एक एग्जाम्पल देता हूँ छोटा सा, उससे आप बात समझ सकते हैं कि वो जानते हैं या नहीं जानते हैं। आपने देखा होगा कि किसी पेड़ पर एक घोंसला रखा है और उसमें कोई पक्षी है, उसके अंडे रखे हैं। अंडे सपोज करो उसमें 2 रखे हैं, अंडे उसमें अगर 2 रखे हैं, पक्षी उड़कर गया अपना दाना लेने, और जब वो वापस आया उससे पहले आपने क्या करा? एक अंडा उसमें से निकाल लिया। एक अंडा उसमें से तुमने निकाल के एक तरफ रख दिया, छेड़ा-छेड़ी कुछ नहीं करनी, नुकसान नहीं पहुंचाना, उसे उठा के हमने केवल रखा है। ये बात आपको चेक कराने के लिए कि क्या वो जो है प्राकृतिक संख्याएं जानते हैं नहीं जानते पशु पक्षी। तो देखिए क्या होगा। अब जैसे ही मतलब वो आएगा, वापस आने के बाद सबसे पहले वो अंडे को देखेगा तो वहाँ लगेगा उसे एक अंडा जो है वहाँ से गायब है, और एक अंडा गायब है तो वो परेशान हो जाएगा, इधर उधर घूमेगा, ढूंढेगा भाई अंडा कहाँ चला गया। और अगर जैसे वो इधर उधर उड़ा, तुमने वापस उस अंडे को वहीं पर रखा तो वो शांत हो जाएगा, अपना बैठ जाएगा वहाँ पर, उन्हें सेकना शुरू कर देगा। लेकिन आपने एक चीज़ महसूस करी क्या, कि अगर उसे संख्याओं का ज्ञान ना होता, अगर उसे नंबर का ज्ञान ना होता, नंबर की नॉलेज ना होती, इन प्राकृतिक संख्याओं का ना पता होता, तो क्या उसे 1 या 2 में अंतर महसूस होता? नहीं होता। 1 या 2 में भाई जब वो गया तब 2 छोड़ गया था, लेकिन जब वो वापस आया तो 1 मिला।
जब वो दोबारा अपने अंडे की तलाश में गया और आपने दूसरा अंडा रख दिया तो वो शांत हो गया। मतलब क्या है कि उसे पता है कि ये संख्याएं, ये अंडे 2 थे या 1 थे। जब गया, जब 2 थे, जब वापस आया 1 थे, तो उसे पता था कि यहाँ से एक अंडा गायब है। तो इसका मतलब क्या है, उसे पता है, मतलब जो हमारी प्राकृतिक संख्याएं हैं इनका सभी को पता होता है। और ये कहाँ से स्टार्ट होती हैं भैया, ये स्टार्ट होती हैं 1 2 3, लेकिन इनका अंत नहीं है, अंत नहीं है। जैसे यहाँ अंकों का अंत था 9 पर, अंक 9 पर जाकर अंकों का एंड हो गया, लेकिन संख्याओं का जो हमारी प्राकृतिक संख्याएं हैं इनका कहीं एंड नहीं है। इनकी जो है सबसे बड़ी संख्या नहीं है। आपसे पूछ लिए जाए अगर कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या है, तो आप नहीं बता सकते सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या। कई को लगता होगा 9 9 9 10 बार लिख दो, तो उसमें मात्र 1 जोड़ दो, आप मात्र 1 जोड़ दो और उससे आगे की संख्या पता लग जाएगी। मतलब जो भी आपके मन में संख्या आ रही हो, ज़्यादा नहीं करना आपको, केवल उसमें 1 प्लस करना और 1 प्लस करते ही आगे की संख्या पता लग जाएगी। इसका मतलब यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या कोई नहीं होती। ठीक है जी। यहाँ पर क्या हो सकता है, ये तो पूछ सकता है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या तो पूछ सकता है भैया, वो तो है 1। प्राकृतिक संख्या वो कितनी है भाई, वो है 1। लेकिन सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या यहाँ पर कोई नहीं है। यहाँ पर कोई नहीं, कोई भी संख्या सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं है। अब यहाँ पर बात आ सकती है, जैसे हमने कहा कुल अंक कितने बताए थे, 10। कुल अंक कितने बताए, 10। तो प्राकृतिक संख्याओं की कुल संख्या कितनी हो सकती है, प्राकृतिक संख्याओं की कुल संख्या, प्राकृतिक संख्याओं की कुल संख्या कितनी हो सकती है भाई। अब देखें, जब यहां पर एंड है, नो लास्ट वाला है, जब नो लास्ट वाला तो आप गिन सकते हैं, लेकिन जब यहां पर सबसे बड़ी संख्या कोई नहीं है तो आप नहीं गिन सकते और इसे लिख सकते हैं हम क्या, अनंत। अनंत संख्याएं हैं, जहां तक हम नहीं जा सकते वही अनंत है। जैसे जब तक हमारा पैट एग्जाम क्लियर नहीं होने का, तब तक हमारे लिए पैट एग्जाम ही क्या है भैया, अनंत है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं भैया, आगे बढ़े और यहाँ पर एक संख्या की बात करी अभी हमने, कौन सी की भैया, वो बात करी हमने प्राकृतिक संख्या की। अब बात करते हैं दूसरी संख्या की। जो दूसरी संख्या है वो है पूर्ण संख्या, जो इन्होंने हमारे चैप्टर का नाम भी यही दिया है, पूर्ण संख्या। तो इसको भी समझ लो भाई। अब प्राकृतिक संख्याओं में और इसमें क्या अंतर आएगा वो देखना बस। कैसे, अब देखिए प्राकृतिक संख्याएं कहां से थी, 1 2 3 4 अप टू अनंत तक, इनफाइनाइट तक लिख दो अब तो, क्योंकि मैंने क्या बताया कि इनकी संख्या कहां तक होती है, अनंत तक होती है। जहां तक हम ना पहुंच पाए वही अनंत है। ठीक है। अब पूर्ण संख्याओं में क्या चेंज आया भाई, ये चेंज आया कि यहां पर 0 की जरूरत पड़ी हमें। क्या पड़ी, 0 नहीं था जो प्राकृतिक संख्याओं में, वो जोड़ना केवल आपको। अगर आप प्राकृतिक संख्याओं में एक संख्या 0 और ऐड कर दें, 0 और ऐड कर दें, तो आपको पता लग जाएगा कि ये संख्या क्या हो जाएगी, पूर्ण संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी भैया, पूर्ण संख्या हो जाएगी। ठीक है। तो यहां पर अगर हम वही 3 क्वेश्चन की बात करें, अभी ज्यादा की बात नहीं करते, सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कितनी है, 0 है। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कोई नहीं है। और यहां पर अगर पूर्ण संख्याओं की संख्या की अगर बात करें तो यहां पर भी क्या है भैया, अनंत है, क्योंकि यहां पर भी लास्ट कोई नहीं है। भाई हमने क्या करा, केवल जो छोटी संख्या थी उसे बदला है, बड़ी संख्या तो हमने बदली नहीं, पता ही नहीं हमें। प्राकृतिक संख्याओं में नहीं पता था हमें सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो पूर्ण में कैसे पता लग जाएगा। जब सारी की सारी हमने प्राकृतिक संख्याएं ही उठाकर पूर्ण संख्याओं में रखी हैं, तो कैसे पता लगेगा, नहीं पता लग पाएगा हमें। ठीक है जी। इसका मतलब सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कोई नहीं है, तो सबसे बड़ी पूर्ण संख्या ना होने की वजह से पूर्ण संख्याओं की संख्या कितनी हो जाएगी भैया, अनंत हो जाएगी।
अब देखिए एक बात ध्यान रखनी है यहां पर, क्या कि क्वेश्चन आया आपसे सबसे छोटी संख्या क्या है। ठीक है जी, सबसे छोटी संख्या क्या है। पहली बात तो वो ऑप्शन में जीरो देने का ही नहीं, पहली बात तो वो ऑप्शन में जीरो देने का ही नहीं, और अगर जीरो नहीं देने का तो एक आपका आंसर तुरंत बन जाएगा। दूसरी बात, वो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन कर रहा तो वो इन द सेंस उसका प्राकृतिक संख्याओं से है, पूर्ण संख्याओं से नहीं होता। ठीक है, तो वैसे तो या तो वो क्वेश्चन लिख देगा सबसे छोटी संख्या क्या है, ठीक है, या दूसरा क्वेश्चन क्या लिख सकता है इसी का बदला हुआ रूप, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। मतलब दोनों की बात आप एक ही मान के चलें, क्योंकि अगर वो पेपर में कभी भी पूछ रहा है तो उसका सेंस केवल और केवल आपसे सबसे छोटी संख्या का मतलब यहाँ पे क्या है, वो है एक। इसका जो आंसर आपको देना है वो हमेशा ही क्या देना, 1 देना है। ठीक है भाई, 1 देना है। तो देखा आपने, हमने क्या चीज देखी अभी, हमने देखी है प्राकृतिक संख्या, हमने देखी है पूर्ण संख्या। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं पूर्णांक। इसके बाद क्या आते हैं भैया, पूर्णांक। ठीक है, अब पूर्णांक होते हैं 3 तरह के, पूर्णांक होते हैं 3 तरह के। कौन कौन से, एक होते हैं धनात्मक पूर्णांक, मतलब पॉजिटिव इंटीजर, और एक ऋणात्मक पूर्णांक, मतलब नेगेटिव इंटीजर, और तीसरा होता है शून्य पूर्णांक, जीरो इंटीजर। ठीक है, धनात्मक में मतलब अगर हम इन सबको एक साथ लिखना चाहें जो भी है तो उसको तो लिख सकते हैं हम इस तरह से भाई, कैसे, 0 +- 1 +- 2 +- 3 अप टू इनफाइनाइट तक। लेकिन अगर आपको अलग अलग दिखाने हैं तो देखिए धनात्मक पूर्णांक +1 +2 +3 अप टू इनफाइनाइट तक। ऋणात्मक पूर्णांक तो इधर से लिखा जाएगा -1 -2 -3 अप टू इनफाइनाइट तक, और ये तो है ही आपका 0। ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पर अगर आपसे क्वेश्चन की बात करी जाए तो धनात्मक पूर्णांक, सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक 1 है, लेकिन सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक वो धनात्मक पूर्णांक कोई नहीं है, और यहाँ पर पूर्णांकों की संख्या भी हम अनंत लिखेंगे। इसी तरह से ऋणात्मक पूर्णांक की बात करें तो सबसे छोटा, यहाँ समझने वाली बात है, इसे नोट कर लो भाई, सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक नोट करना है, इस बात को लिखना है कॉपी पेन। देखिए मैथ आपकी कब समझ में आएगा, मैथ तब समझ में आएगा जब आप दिमाग से, दिल से यहाँ पर बैठेंगे, साथ साथ अपना कॉपी और पेन साथ लेके बैठेंगे, और जितना बताया गया है उतना साथ साथ नोट करते चलेंगे, तब जाके बात बनेगी। जब तक आपका खुद का पेन नहीं चलने का तब तक चीजें समझ में नहीं आने वाली। मैथ को समझने के लिए सबसे बड़ी चीज है आपको मेंटली तैयार होना है, इसलिए कि आप जो है कॉपी और पेन लेकर ही वीडियो देखेंगे, कॉपी और पेन लेकर ही क्लास देखेंगे, और जो जो चीजें यहाँ पर नहीं लिखी गई और आपको चाहिए कि वो अगर मुझे नहीं आती तो मैं नोट करना चाहता हूँ, तो वो आप वीडियो को रोककर नोट कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है आपका कि सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक क्या होगा, तो यहाँ पर कोई नहीं है, इधर कोई नहीं, क्योंकि ऋणात्मक में, माइनस में क्या है, जैसे जैसे हम संख्या बढ़ाते हैं वैसे वैसे वो संख्या और छोटी होती चली जाती है। लेकिन अगर यहाँ पूछ लिया जाए सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक, शब्दों पर ध्यान देना, सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक, एक बार फिर बता रहा हूँ, सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक कितना है, -1 है। सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक क्या है, -1 है, लेकिन सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक क्या है, +1 है, और शून्य पूर्णांक तो 0 है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कुछ बच्चे कहेंगे कि जब पूर्ण संख्याओं की बात थी तो पूर्णांक क्यों बताए, क्योंकि देखिए पूर्ण संख्याओं में सारी चीजें आएंगी, एक तरह से नंबर सिस्टम आना, आपका संख्या पद्धति आनी है पूरी पूरी लगभग, ये मान के चले आप। ऐसा नहीं कि वो आपसे केवल ये दो एक ही शब्द पूछेगा कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताओ, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या बताओ, पूर्ण जो है कितनी संख्याएं होती हैं, ये नहीं पूछने वाला, कुछ अलग हटके पूछेगा। भाई कंपटीशन का पेपर देने जा रहे हो आप, तो कम से कम चीजें उस हिसाब से ही तैयार करके हमें चलनी है। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद आती है परिमेय संख्याएं, रैशनल नंबर, परिमेय संख्याएं। अब परिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं भैया, परिमेय संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, बट Q इज नॉट इक्वल टू 0, बस केवल ये ध्यान रखना। अब ये क्या बोला है भैया, देखिए जैसे हमने लिखा 2/3, मतलब बटे में लिखी गई हो संख्या, ठीक है।
हमने लिखा 10/11, हमने लिखा 15/17, हमने लिखा 1000/2000, ठीक है जी। हमने लिखा क्या 5000/4 6001, ठीक है। तो इस टाइप से कोई भी संख्या अगर लिखी जा रही, बटे में 0 नहीं आ रहा, लेकिन अगर आपने लिख दिया क्या 2/0, तो ये जो है आपकी परिमेय संख्या नहीं है, रैशनल नंबर नहीं है, ठीक है जी। ये रैशनल नंबर नहीं है, ये अपरिभाषित है, इसका हमारे पास जो है ज्ञान नहीं है कि किस चीज में जाएगी किस में नहीं जाने की। तो बटे में 0 नहीं आना चाहिए। अच्छा, कुछ बच्चे हो सकते हैं कि 10/0 आ गया, 0 0 काट दो, 1 आ गया जी, ये तो हो सकती है, 1 तो है, ठीक है, लेकिन गलत, ऐसे कभी नहीं कटता, ऐसे कभी नहीं कटता। इस बात का विशेष ध्यान देना, मैं उन्हीं के लिए बता रहा हूं जिन पर कुछ नहीं आता, मैं उन्हीं के लिए बता रहा हूं, ठीक है। तो वे बच्चे विशेष तौर से ध्यान देंगे जो बिल्कुल मैथ नहीं जानते। जो जानते हैं, मैं पहले कह चुका हूं, ये वीडियो उनके लिए नहीं है, ये केवल उनके लिए है जो कुछ नहीं जानते, ठीक है जी। तो 2/0 आ रहा तो आपके लिए, मैं यहाँ पर कोई यहाँ पर संख्या वो परिमेय नहीं है। 10/0 आ रहा, 1000/0 आ रहा, 50/0 आ रहा, 51/0 आ रहा, उससे कोई मतलब नहीं ऊपर संख्या क्या है, नीचे अगर 0 आ रहा तो वो क्या है, अपरिमेय संख्या भी नहीं है, वो परिमेय भी नहीं है, वो अपरिभाषित है। इसके बाद आती है भैया अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय कौन सी होंगी, जो परिमेय नहीं होने की, जो परिमेय नहीं होने की वो ही संख्याएं क्या होंगी, अपरिमेय होंगी। अब सारी तो बता दी आपने यहाँ पर। अच्छा, एक बात और देखिए भाई, जितने भी नेचुरल नंबर है मतलब प्राकृतिक संख्याएं हैं, प्राकृतिक, कौन सी, प्राकृतिक संख्याएं हैं, वो सारी की सारी पूर्ण संख्याएं भी होती हैं। जितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं वो सारी की सारी पूर्ण संख्याएं, आपने देख लिया। और जितनी भी पूर्ण संख्याएं हैं वो सारी के सारे क्या है, पूर्णांक हैं, इंटीजर है, वो चाहे प्लस में चले जाओ या माइनस में चले जाओ या 0, लेकिन वो सारे के सारे किसके अंदर आ रहे हैं, पूर्णांक के अंदर आ रहे हैं। और जितने भी पूर्णांक हैं वो सारे के सारे क्या है, परिमेय हैं, वो सारे के सारे क्या है, रैशनल नंबर हैं। बात समझने वाली भाई। जितनी भी प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर है वो सारे के सारे पूर्ण मतलब होल नंबर है, पूर्ण कहते हैं होल, होल नंबर है। और जितने भी होल नंबर हैं वो सारे इंटीजर हैं, और जितने भी इंटीजर हैं वो सारे क्या हैं, परिमेय हैं। बात समझ में आई। इसका मतलब अब अंदर वाली जो भी चीज है वो बाहर वाली सब कुछ है, अंदर वाली जो भी चीज है वो बाहर वाली सब कुछ है। कैसे, प्राकृतिक संख्याएं जितनी भी हैं वो सभी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय हैं। पूर्ण संख्याएं जितनी भी हैं वो सारी संख्याएं क्या है, परिमेय हैं, एक दूसरे से कनेक्ट है सारी सारी। पूर्णांक जितने भी हैं वो क्या है, परिमेय हैं। समझे कुछ नहीं, एक बार फिर देखो भाई, जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं वो क्या है, परिमेय है। जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं वो क्या है, परिमेय है। और जितने पूर्णांक है वो क्या है, वो भी परिमेय है। जितने पूर्ण है वो भी क्या है, वो भी परिमेय है। और जितने पूर्णांक है वो भी क्या है, परिमेय है। नेचुरल नंबर रैशनल नंबर होते हैं, होल नंबर वो भी रैशनल नंबर होते हैं, और इंटीजर वो भी क्या होते हैं, आपके रैशनल नंबर होते हैं। जब सारी प्राकृतिक संख्याएं, सारी पूर्ण संख्याएं, सारे पूर्णांक ही परिमेय हो गए तो अपरिमेय क्या है, जो परिमेय नहीं है। अब परिमेय कौन से नहीं भाई, रूट से जो पूरे पूरे बाहर नहीं निकलते, जैसे √2 आ गया, √3 आ गया, √5 आया, तो इस टाइप की संख्याएं जो हैं वो क्या हो जाएंगे, आपकी अपरिमेय संख्या होती हैं। इस टाइप की अपरिमेय संख्या होती है यहाँ पर, ठीक है जी। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखने वाली है आपको, क्या कि जैसे ये आ गया √4, √4। अब आपसे √4 लिखने के बाद उसने पूछा आपको बताना क्या √4 क्या क्या ये लिखेंगे, √4 परिमेय है या अपरिमेय, परिमेय है या अपरिमेय। मतलब √4 जो है वो रैशनल नंबर है या इनरैशनल नंबर है, ये बताना आपको, ठीक है। तो जैसे जैसे ही रूट देखा वैसे ही मतलब अपरिमेय पर निशान लगाना। ये नहीं करना कि जितने काले उतने मेरे बाप के साले, ये वाला काम नहीं करके आना। कैसे कि √4 के ऊपर जैसे हमने रूट देखा भाई हमारे हिसाब से तो क्या हो जाना चाहिए, अपरिमेय हो जाना चाहिए। लेकिन नहीं, अभी हम आगे चैप्टर पढ़ेंगे वर्गमूल वाला, वहां पर आपको बताएंगे कि √4 जो है पूर्ण वर्ग है, और पूर्ण वर्ग है तो ये किसका वर्ग है, ये 2 का वर्ग है। जिन्हें नहीं पता वो 2 की 2 में गुणा करके देख लें। अगर हम उसी संख्या की उसी संख्या में
उसी संख्या की उसी संख्या में गुणा करते हैं तो वर्ग प्राप्त होता है, लेकिन अगर उसका रूट निकाल दें तो वो संख्या खुद प्राप्त हो जाती है। अब 2 आ गया, 2 क्या है? 2 तो आपकी प्राकृतिक संख्या है, 2 तो आपकी प्राकृतिक कह लो, पूर्ण कह लो, पूर्णांक कह लो, और जब इनमें से कोई सी भी है तो क्या है? परिमेय। इसका मतलब √4 क्या है? एक परिमेय संख्या है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है, इस बात का क्या रखना है भैया? विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। क्योंकि जो जो क्वेश्चन बन सकते हैं, देखिए जो जो क्वेश्चन बन सकते हैं मैं साथ साथ लेके चल रहा हूं, जिससे कि आपको बाद में दिक्कत ना हो, बाद में दिक्कत ना हो, 2 बार ना पढ़ना पड़े, एक बार में ही आपका काम जो है फिट हो जाए भैया। नेक्स्ट देखते हैं, अपरिमेय की बात कर ली हमने, आगे देखते हैं भाई। देखिए अपरिमेय के बाद अगर संख्याओं की बात करें तो एक होती है आपकी सम संख्या, सम संख्या, ठीक है भाई। सम संख्या कौन सी होती है? जो संख्या 2 से पूरी विभाजित हो जाए वो एक सम संख्या होती है। जो लिखना चाहे वो लिखते भी रहें। जो संख्या 2 से पूरी विभाजित हो जाए वो संख्या सम संख्या कहलाती है। होंगी कौन कौन सी? 2, 4, 6, 8, 10 अप टू अनंत तक। अच्छा 0 भी है, इस बात का भी ध्यान रखना, 0 भी है, ठीक है। 0 भी एक क्या है? सम संख्या है, ठीक है जी। इसके बाद जो अगर बात करें विषम संख्या, विषम संख्या की बात करें तो यहां पर जो 2 से विभाजित ना हो, बस जो 2 से विभाजित ना हो। कौन सी? जो 2 से विभाजित ना हो। जिन बच्चों को नोट करना वो नोट करते रहे। जो 2 से विभाजित ना हो, जो 2 से विभाजित ना हो वो कौन कौन सी है? 1, 3, 5, 7, 9, 11 अप टू अनंत, ठीक है जी। ऐसा नहीं कि मैंने ये नहीं कहा कि जो किसी से भी विभाजित ना हो, जो किसी से भी विभाजित ना हो, ये नहीं बात कही मैंने, ठीक है। मैंने कहा है विषम संख्या जो 2 से विभाजित ना हो, ठीक है जी। तो यहां पर देखिए बात एक है कि सम संख्याओं की अगर वो बात कर रहा तो सबसे छोटी सम संख्या 0, 2, 0 या 2 में से कौन सा है? तो आप यहां पर देखेंगे तो 0 है, नो डाउट 0 है, लेकिन वो फिर वही गड़बड़ करेगा कि वो 0 ऑप्शन में नहीं देने का, तो आपको 2 पर निशान लगाना। किस पर निशान लगाना? 2 पर। थोड़ी सी बात और समझें कि भाई देखिए एक चीज और है कि अगर हम इधर बढ़ जाएं, क्योंकि इसने पॉजिटिव नेगेटिव की कोई बात नहीं है, -2, -4, -6 अप टू इनफाइनाइट तक, ये भी सारी संख्याएं क्या है? सम है। मैंने ये कहा है, शब्दों पर ध्यान देना, मैंने ये कहा है जो संख्या 2 से कटती हो वो एक सम संख्या है, जो संख्या 2 से कटती हो वो एक सम संख्या है। मैंने ये नहीं कहा कि उसका चिन्ह पॉजिटिव होना या नेगेटिव होना मतलब धनात्मक संख्या होनी या ऋणात्मक संख्या होनी, और जब वो न धनात्मक और न ऋणात्मक की बात है तो कोई सी भी ले सकता है। अब इधर तो कहीं तक भी जा सकते हैं, इधर भी कहीं तक जा सकते हैं। वैसे तो नॉर्मल वे में मतलब अगर गहराई से जाएं तो ये है कि ना तो कोई सबसे छोटी सम संख्या है और ना सबसे बड़ी सम संख्या है, क्योंकि दोनों तरफ को चल रहा है, ये दो धारी तलवार है। लेकिन वो जब बात करता है तो इनकी बात नहीं करता और 0 तक छोड़ देता है, 0 को भी नहीं लेता, क्योंकि उसे पता कि अगर 0 वाला केस आया तो पता लगेगा वो जो है कोर्ट में बात चली जाएगी, फिर क्वेश्चन कोर्ट में चला जाएगा, ठीक है ना। तो पहली बात तो वो क्या करेगा कि वो 0 देने का ही नहीं आपको ऑप्शन में, और डायरेक्ट आपका उत्तर बन जाएगा 2। लेकिन किसी कारण से उसने 0 ऑप्शन में लगाया, फिर ऑप्शन में दिया है तो आपको 0 पर ही निशान लगाना। क्या करे बताया मैंने, वैसे तो 2 ही देगा वो, 0 आपको ऑप्शन में नहीं देगा। आज तक तो आया नहीं गई, ठीक है। आगे अगर कभी आ जाए तो अगर 0 ऑप्शन में आ रहा तब लगाना निशान, नहीं तो आप 2 को ही ध्यान रखेंगे। सबसे छोटी विषम संख्या 1 है, लेकिन यहां भी वही बात है, पॉजिटिव निगेटिव वाली तो -1, -3, -5 भी विषम है, लेकिन यहाँ केवल वो पॉजिटिव की बात करता है। तो सबसे छोटी की अगर बात आए तो आप 1 पर निशान लगा सकते हैं, ठीक है जी। इसके बाद आगे बढ़े भैया, अगर अगली संख्याओं की बात करें, आगे संख्या कौन सी है आपकी, देखिए एक होती है भाज्य संख्या और एक होती है अभाज्य संख्या। एक होती है भाज्य संख्या, एक होती है अभाज्य। तो पहले ली हमने अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर जो बोलते हैं आप जिन्हें, ठीक है। ये तो इवन और
ठीक है, अप्राइम नंबर कौन से हैं। मतलब जिस संख्या के, इस बात को ध्यान रखना, जिस संख्या के केवल और केवल, शब्दों पर ध्यान देना, इसे लिख देता हूं मैं, इसे लिख देता हूं भाई, जिस संख्या के केवल और केवल दो गुणनखंड हो, दो गुणनखंड हो, वो संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। अब दो कौन कौन से, एक तो खुद, एक तो संख्या और दूसरा गुणनखंड जो है वो एक, यही मिलेगा हमेशा। जैसे हमने बात करी दो की, ठीक है, तो दो के दो गुणनखंड हो सकते हैं, दो एकम दो। तीन की बात करेंगे तो तीन के दो हो सकते हैं, तीन एकम तीन, ठीक है जी। हम बात करें पाँच की, तो पाँच के हमारे क्या हो सकते हैं, पाँच एकम पाँच। सात की बात करें तो क्या हो सकता है, सात एकम सात। नौ की बात करें तो क्या हो सकता है, नौ एकम नौ, लेकिन ये गलत हो जाएगा, ध्यान देना, जानबूझ के लिखा मैंने आपके लिए। आप गलत कर दोगे, क्यों गलत कर दोगे, क्योंकि यहाँ तक जितनी भी संख्याएं आई हैं, ज्यादातर संख्याएं क्या है विषम में। इसका मतलब आपके दिमाग में एक चीज ना बैठ जाए कि जितनी भी विषम संख्याएं सारी की सारी क्या है, अभाज्य नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। जितनी भी जो है ये आपकी विषम संख्या है वो सारी की सारी अभाज्य नहीं है। तो यहाँ पर देखिए नौ के अगर हम फैक्टर की बात करें तो भाई देखिए तीन तीन नौ, ये भी दो हो जाएंगे। इसका मतलब इसके दो से ज्यादा फैक्टर हो रहे हैं, दो से ज्यादा फैक्टर हो रही है, या ये मान के चले आप, ऐसे भी समझ में नहीं आ रहा तो आप एक चीज और लगा सकते हैं कि 9 किस किस से कट सकता है भाई, 9 1 से कट सकता है, 3 से कट सकता है, 9 से कट सकता है, तो इसके 3 फैक्टर हो गए। लेकिन जैसे हमने ऊपर बात करी 3 की, तो 3 किससे कट सकता है, 3 से कट सकता है, 1 से, मतलब ये इन्हीं के अलावा और किससे नहीं कट सकते। तो इसका मतलब अभाज्य संख्या का पता लगा आपको कि अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जिसके केवल और केवल, ये दो शब्द ध्यान रखने, केवल और केवल दो गुणनखंड हो, केवल और केवल दो गुणनखंड हो, वही संख्या क्या होगी भैया, अभाज्य संख्या हो जाएगी। आगे बात करते हैं भाई अभाज्य संख्या में जो क्या क्वेश्चन बन सकता है आपका। क्वेश्चन बन सकता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, ठीक है जी। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है भाई, 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, ठीक है जी। आप कहोगे कि एक भी तो हो सकती है, एक के भी तो भाई एक ही कम एक, एक ही कम एक लिख सकते हैं, एक तो एक हो गया, एक जो है वो खुद संख्या होगी, लेकिन एक को हम 2 बार थोड़ा ना काउंट करेंगे भैया। अगर मैं पूछूं आपसे कि एक किस किस से कट सकता है तो केवल एक से कट सकता है, तो एक ही तो फैक्टर आया है इसका मतलब ये भी आपके क्या है, अभाज्य संख्या नहीं है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, लेकिन क्वेश्चन बदला उसने, थोड़ा सा चेंज करा है। शब्दों का ध्यान रखना, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, वो भी क्या है, 2 है। अगर वो इसी को देखो, इसी क्वेश्चन को बदलता है, या करके लिख दिया मैंने, इन दोनों क्वेश्चनों का एक ही आंसर है इसका भी, क्या कि एकमात्र सम अभाज्य संख्या, एकमात्र सम अभाज्य संख्या क्या है, तो भी 2 है। इन दोनों की बात एक ही है भैया, जो दूसरी लाइन लिखी और जो तीसरी लाइन लिखी, दोनों में अंतर कुछ नहीं है, केवल उसकी लैंग्वेज का अंतर है, आंसर सेम है और बात भी सेम है, ठीक है। लेकिन आपको समझाना है और आपको समझ में आ जाना चाहिए कि क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछ सकता है, और जिस तरह से वो क्वेश्चन पूछेगा, और देखिए ऐसे ही क्वेश्चन आने, इसी टाइप के क्वेश्चन निकलेंगे, ठीक है। अगर पूछ ले सबसे छोटी क्या, यहां सम हम लिख दें विषम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, देखिए 2 उसके बाद आई थी 3, तो सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या की अगर हम बात करेंगे तो होगी भैया कौन सी, 3 होगी। तो 3-4 क्वेश्चन बन सकते हैं अभाज्य संख्या पर, वो मैंने बता दिए, ठीक है। इसके बाद करते हैं इसी का एक और है, क्या नंबर चल रहा था, 8 चल रहा था या 9 चल रहा था, वो देख लेंगे आप, ठीक है। जो नंबर यहाँ पर डला हो उसे अगला नंबर डाल लियो, कोई दिक्कत नहीं है।
तो यहाँ पर नंबर 9 पर आ चुके हैं संख्याओं में। अगर हम बात करें तो फिर अब बात आई भाज्य संख्या की। भाज्य संख्या क्या है, बस इन्हें छोड़ दो, अभाज्य को छोड़ दो। अभाज्य में क्या था कि वो संख्या जिसके केवल और केवल 2 गुणनखंड हो। यहां लिखना जिसके 2 से ज्यादा गुणनखंड हो, 2 से ज्यादा गुणनखंड हो, वही संख्या क्या कहलाती है, वो संख्या भाज्य संख्या होती है। भाज्य संख्या कहलाती है, वो संख्या क्या कहलाती है, भाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है भैया। कैसे, जैसे हमने बात करी 4 की, ठीक है। 4 किससे कटता है भाई, 1 से कटता है। 4 किससे कटता है, 2 से कटता है। 4 किससे कटता है, खुद 4 से कटता है। तो कितने फैक्टर आए, देखिए आपके 3 आए। 6 की बात करें, 1 से कटेगा भाई, 2 से कटेगा भाई, 3 से कटेगा भाई, 6 से कटेगा। 8 की बात करें तो देखिए क्या आया भाई, 1 से कटेगा, 2 से, 4 से, 8 से कटेगा। आगे बात करें 9 की बात करें, 1 से कटेगा, 3 से, 9 से कटेगा। ठीक है। इसी तरह से अगर हम 15 की बात करें, देखिए कुछ सम कुछ विषम दोनों करके दिखा दें आपको। 1 से कटेगा भाई, 3 से कटेगा, 5 से कटेगा, 15 से कटेगा। तो ऐसा नहीं कि विषम संख्याएं जो है वो भाज्य संख्या नहीं होती, बिल्कुल होती हैं। विषम संख्याएं क्या होती हैं, भाज्य संख्या होती हैं। आपके सामने है, बहुत सारी संख्याएं हैं, गिनती में भी नहीं आने की आपकी, क्योंकि ये भी अनंत है। ठीक है जी। तो हमने देख लिया भाई कि भाज्य संख्या कौन सी है, अभाज्य संख्या कौन सी है। तो इन चीजों को हमने समझा। ठीक है जी। एक होती है संपूर्ण संख्या। संपूर्ण संख्या क्या है भाई, केवल आपको याद रखनी संख्या 6 और 28। 6 और 28 दो संख्याएं आपको याद रखनी, 6 और 28। अब जो समझ सकते हैं उनके लिए बता देता हूं, 6 और 28 में ऐसी क्या खास बात है कि ये ही संपूर्ण संख्या है, ये 100 तक की हैं। 100 से आगे और भी हैं, लेकिन जो पूछी जाएगी आपकी वो यही पूछी जाएगी। और अगर आगे की आती है बात 100 से आगे की, तो आप थोड़ा सा चीजों को समझ लें। कैसे भाई, अब ये 2 ही संख्याएं क्यों बताई 100 तक मैंने, 6 और 28, उसका कारण समझे भाई। 6 किस किस से कट सकता है, ये देखिए 6 1 से कटेगा, 6 2 से कटेगा, 6 3 से कटेगा और 6 6 से कटेगा। 28 किस किस से कट सकता है, 1 से, 2 से, 4 से, 7 से, 14 से और 28 से। ठीक है जी। इसके अलावा तो किससे नहीं कटने का। 6 जो है 1 2 3 और 6 से कटेगा, इसके अलावा किससे नहीं कटने का। और 28 1 2 4 7 14 और 28 के अलावा किससे नहीं कटने का। अब आपको खुद वो संख्या छोड़ के, वो संख्या छोड़ने के बाद जो फैक्टर बचे उनका योग करके देख लो। अगर वो संख्या खुद आ जाती है, अगर वो संख्या खुद आ जाती है तो वो क्या है, वो होती है भैया संपूर्ण संख्या, वो होती है संपूर्ण संख्या। कैसे देखो भाई, 1 और 2 3 और 3 6। ठीक है जी। ऐसी संख्या को छोड़ दो और उसके अलावा जो फैक्टर हैं उन सबको जोड़ लो। उसके अलावा जो फैक्टर हैं उन सबको जोड़ लो। तो देखो 1 और 2 3, 3 और 4 7, 7 और 7 14 और 14 28। ठीक है भाई। तो देखो ये भी आया। इससे आगे आगे कोई भी संख्या ऐसी आ रही है जो 100 से ऊपर, वैसे मैं समझ रहा हूँ पैट का एग्जाम है, इससे ऊपर वाला वो पूछने वाला भी नहीं है आपसे। ये भी मैं बहुत ज़्यादा करके बता दिया है कि बच्चा कोई ये ना कह दे कि ये छोड़ दिया। ठीक है। तो इस तरह से बात बनती है। और एक होती है भैया रामानुज संख्या। ये एकमात्र संख्या है रामानुज संख्या भी। क्या है भाई, ये है 1729। ध्यान रखना, ये एक संख्या याद रखनी है आपको 1729। इसमें क्या खास बात है, जो समझ सकते हैं वो समझे, जो नहीं समझ सकते वो केवल इतनी बात याद रखें भैया कि 1729 जो है वो क्या है, वो रामानुज संख्या है। वो क्या है, रामानुज संख्या है। अब जो समझ सकते हैं उनके लिए, रामानुज संख्या वो संख्या है भैया, रामानुज संख्या वो संख्या है जो 2 धनात्मक घनों के योग से, 2 धनात्मक अलग अलग जोड़ों के घनों के योग से बनने वाली संख्या है। बात है समझ में नहीं आने की। ऐसा है कि भाई देखो 9 का घन करो और 10 का घन करो। 9 का घन का मतलब 729। 9 का घन का मतलब है 9 की 9 में 3 बार गुणा। ज़्यादा ना सोचो, ज़्यादा ना सोचो, याद रखो बस। और 10 का घन का मतलब 1000। जोड़ दोगे तो 1729 आ गया। और एक है भैया, 1 के घन में 12 घन जोड़ दो। 1 का घन होता है 1, 12 घन 1728 जोड़ देंगे तो 1729।
ये गुण केवल इसी संख्या में है और किसी संख्या में नहीं है। और इस बात की खोज करी थी भारत के बहुत प्रसिद्ध गणितज्ञ रहे रामानुज, उन्होंने इस बात की खोज की थी। तो उन्होंने इस बात की खोज की, इसी वजह से उन संख्या का नाम ही क्या पड़ गया भैया, रामानुज संख्या पड़ा। ठीक है, तो ये रही रामानुज संख्या। तो ये कुछ संख्याएं थी जो बेसिक संख्याएं थी जो आपको पता होनी चाहिए थी। ठीक है, तो आगे भी हम इसी तरह से जारी रखेंगे चीज़ों को। आप जो है अपनी नोटबुक में इन सब को नोट करते रहें। आज की क्लास कैसी लगी ये भी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। दूसरी बात, एक चीज़ और कमेंट करनी है आपको, क्या कि आप क्लास कितनी बड़ी चाहते हैं, आधे घंटे की क्लास होनी चाहिए या 1 घंटे की क्लास होनी चाहिए। मैं समझता हूं कि आध से पौन घंटे के बीच में अगर आपको क्लास मिले तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे इसमें जो मैथ से टच नहीं रखते, और जो रखते हैं वो थोड़ा सा स्पीड से भी देख सकते हैं चीज़ों को, कोई दिक्कत नहीं है, वो स्पीड से करके देख सकते हैं। और जो बिल्कुल नहीं जानते वो अपना आराम से देखें भैया, उन्हें बिल्कुल इंटरेस्ट आएगा। और कैसी क्लास लगी ये तो बिल्कुल कमेंट करके बताना। तक आपका पैट एग्जाम क्लियर नहीं हो जाता तब तक हम रहेंगे साथ। ठीक है, तो अभी तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास तक के लिए धन्यवाद।